डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। बच्चे हमने न्यूक्लियर फिज़िक्स का जो लास्ट नंबर चैप्टर है न्यूक्लियर फिज़िक्स हमने वो स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन किया साइज़ ऑफ़ द न्यूक्लियस, स्ट्रक्चर ऑफ़ द न्यूक्लियस और साथ में आइसोटोप्स के बारे में हमने थोड़ा बहुत डिस्कस किया। इस लेक्चर से पहले हमने ये पढ़ लिया कि आइसोटोप्स जो हैं ये केमिकल तरीके से जो है या केमिकल मेथड से इसको अलग नहीं, यानी इसको सेपरेट आप नहीं कर सकते हैं। इसके लिए एक प्रोसेस यूज़ होता है जिसको बोला जाता है मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। मास स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो डिवाइस हम यूज़ करते हैं इसका नाम है मास स्पेक्ट्रोग्राफ। मास स्पेक्ट्रोग्राफ जिसका डिफिनीशन यहाँ पे लिखा हुआ है कि अ डिवाइस विच इज़ यूज्ड टू डिटरमिन द मास ऑफ चार्ज पार्टिकल इज कॉल्ड मास स्पेक्ट्रोग्राफ। मास किस पार्टिकल का ये डिटरमिन करेगा? ऐसा डिवाइस जो चार्ज पार्टिकल का मास डिटरमिन करे। ये चीज़ आप लोगों ने जहन में रखनी है। ये चार्ज पार्टिकल कहाँ से आएगा और फिर कैसे ये मास को मेजर करेगा। ठीक है, इस डिवाइस में एक तो हम मास ऑफ चार्ज पार्टिकल मालूम करते हैं और इस डिवाइस के ज़रिए हम आइसोटोप्स को भी, केमिकल एलिमेंट्स के आइसोटोप एक दूसरे से हम अलग कर सकते हैं। तो मास स्पेक्ट्रोग्राफ जो है वो किस प्रिंसिपल पे बेस करते हैं कि इस मास स्पेक्ट्रोग्राफ में आयंस मूव कर रहे होते हैं। यहाँ पे आप लोगों को इसका जो डायग्राम है वो बता दिए गए हैं और बच्ची इस डायग्राम में साथ साथ में मैं आप लोगों को एक्सप्लेन भी करती हूँ। इस डायग्राम में जब आप लोग बुक को खोलेंगे पेज नंबर 337 पे, तो अगर आप लोगों को ये डायग्राम इस वीडियो में क्लियर नज़र नहीं आ रहा है तो आप लोग क्या करें कि आप लोग बुक को 337 पेज पे खोलेंगे और साथ में मेरे वॉइस को सुनती जाएं तो आप लोगों को समझ आ जाएगी। फिगर में स्टार्ट में आप लोगों को नज़र आ रहा है आयोनाइजेशन चैम्बर, ठीक है, और नीचे लिखा हुआ है हीटर। इस हीटर को एक फिलामेंट या एक कॉइल को जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस के साथ जो है क्या किया हुआ है, कनेक्ट किया हुआ है। नेक्स्ट पोर्शन इसका है एक्सेलरेटिंग प्लेट्स, फिर आगे हैं वेलोसिटी सेलेक्टर और फिर यहाँ पे सर्कल्स आप लोगों को सेमी सर्कल्स नज़र आ रहे हैं और ये सेमी सर्कल्स जो हैं आगे एम्पलीफायर के साथ कनेक्टेड है और फिर ये रिकॉर्डर जो स्क्रीन है उसके साथ कनेक्टेड है। यहाँ पे वैक्यूम पंप है, डिटेक्शन चैम्बर्स हैं और ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड का ये डॉट्स जो है ना, ये रेड डॉट्स जो है ये आप लोगों को मैग्नेटिक फील्ड शो कर रहे हैं। अब होता क्या है बच्चे, होता ये है कि जब इस आयनाइजेशन चैम्बर में से सैंपल को रखा जाता है वेपर्स फॉर्म में, इस आयनाइजेशन चैम्बर में सैंपल को आप वेपर फॉर्म्स में रखेंगे और फिर इस हीटर के ज़रिए जो ये पोटेंशियल डिफरेंस है इसके ज़रिए आप इस कॉइल ऑफ द हीटर को क्या करेंगे, गर्म करेंगे। इतना गर्म करेंगे कि ये जो है एनर्जी देंगे इस वेपराइज सैंपल को। तो वेपराइज सैंपल से इस ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अलग करेगा। जब ये इलेक्ट्रॉन को निकाल देगा तो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा हुआ है कि व्हेन द इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली रिमूव फ्रॉम एन एलिमेंट, तो ये एलिमेंट जो है क्या हो जाएगा, आयोनाइज हो जाएगा। ये जो सैंपल है ये क्या हो जाएगा, ये आयोनाइज हो जाएगा। वही आयंस जिस पे इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो इस पे पॉजिटिव आयन आ गया। अब यही पॉजिटिव आयंस जो हैं ये जब यू इधर वेपर्स के फॉर्म में पड़े हुए हैं ना, ये पॉजिटिव आयंस आ गया तो यहाँ पे एक्सेलरेटिंग प्लेट्स पड़ी हुई हैं जो कि क्या है, एक्सेलरेटिंग प्लेट्स जो है ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमने सप्लाई किया हुआ है इन प्लेट्स के थ्रू, जो इस पॉजिटिव आयंस को वो एक्सेलरेट करेगा और आगे भिजवाएगा किधर, वेलोसिटी सेलेक्टर के पास भिजवाएगा। अब वेलोसिटी सेलेक्टर की स्टोरी अगर आप लोगों को याद ना हो तो आप लोग क्या करेंगे कि पीछे चैप्टर्स में जाएंगे। ये 3rd या 4th चैप्टर में आप लोगों ने वेलोसिटी सेलेक्टर पढ़ा हुआ है जिसमें हम क्रॉस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलरली एक दूसरे के साथ इस तरीके से एडजस्ट करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों इस चार्ज आयन पे इक्वल एंड अपोजिट फोर्स एक्सर्ट करें। ये पीछे टॉपिक्स में है कि मैग्नेटिक फील्ड FM जो है ये बैलेंस करेगा किसको, इलेक्ट्रिक फील्ड को बैलेंस करेगा। तो FM आपका है QVB और FE जो है ये इलेक्ट्रिक फोर्स जो है ये EE है। ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ये बजाय इस, देखिए मैग्नेटिक फील्ड आप लोगों के पास आउट ऑफ द पेज मींस के डॉट से रिप्रेजेंट हुआ है, यानी नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट यहाँ पे यूज़ हो रहा है जो कि आउट ऑफ द पेज यानी कि अपवर्ड डायरेक्शन में ये जो है एक्ट कर रहा है।
और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये पैरेलल प्लेट्स है जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे एग्जर्ट कर रहे हैं। ये दोनों फील्ड जो हैं एक दूसरे के असर को कैंसिल करके ये पॉजिटिव आयंस जो हैं स्ट्रेट अवे ये एक्सेलरेट करते हैं। जैसे ये पॉजिटिव आयन निकल आता है और ये यहाँ पे ये डॉट्स तो अब अभी भी नज़र आ रहे हैं ना, देखिए आगे इलेक्ट्रिक फील्ड का इन्फ्लुएंस ख़त्म हुआ और सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है। देखिए ये रेड डॉट्स आप लोगों को नज़र आ रहे हैं। तो ये जो ब्लू कलर के बड़े डॉट्स हैं ये वो आयन है, पॉजिटिव आयन है। ये जैसे इस मैग्नेटिक फील्ड में एंटर होंगे, उधर तो स्ट्रेट इसलिए आ रहे थे कि क्रॉस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड इस पे एक्ट कर रहा था, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से और मैग्नेटिक फील्ड दोनों की वजह से स्ट्रेट मूव कर रहा था। लेकिन जैसे ही ये चार्ज पार्टिकल्स अकेले सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड में एंटर हो गए हैं, तो आप लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है कि मैग्नेटिक फील्ड का काम क्या है कि वो चार्ज पार्टिकल के पाथ को डाइवर्ट करता है या चेंज करता है, तो सर्कुलर पाथ दे देता है। तो यहाँ पे इस मैग्नेटिक फील्ड ने किया कि उस चार्ज आयंस को अलग अलग डिफरेंट सर्कल्स में, इस मास स्पेक्ट्रोग्राफ का जो मेन फंक्शन है वो यहाँ से स्टार्ट हुआ कि उसने कमिंग चार्ज आयंस जो हैं उसमें कुछ आइसोटोप्स बन गए हैं ना। चार्ज आयंस जो हैं वो क्या हो गए हैं, वो अलग अलग सेमी सर्कल्स में डिवाइड हो के मास m1 और मास m2 के साथ यहाँ पे डिटेक्टर पे पहुँच गए हैं। डिटेक्टर ने इंफॉर्मेशन एम्पलीफायर को दी है और एम्पलीफायर ने इंफॉर्मेशन यहाँ पे चार्ट रिकॉर्डर को दी है, जिससे आप रिकॉर्ड कर सकेगी कि हमारे पास आइसोटोप्स अलग हो गए हैं जिनका इतना इतना मास है। सही है, कहानी तो ये हो गई। अब यहाँ पे कहते हैं कि ये जो बीम वेलोसिटी सेलेक्टर से पास हो जाता है, तो यहाँ पे सेम वेलोसिटी के साथ जो है आयंस मूव कर रहे होते हैं। और क्या हो जाता है, जब वेलोसिटी सेलेक्टर को ये लीव करता है, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिंगल चार्ज इज गिवन बाय द इक्वेशन। अब जैसे ही ये वेलोसिटी सेलेक्टर से निकल आता है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कितने के बराबर हो जाएगी, हाफ एम वी स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू क्यू वी। ये इक्वेशंस बच्चे आप लोगों ने पहले पढ़ी हुई हैं, इसी इक्वेशन से आप वेलोसिटी की वैल्यू निकालेंगे। अब ये तो वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल व्हेन इट इज एंटर्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। जैसे ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल्स एंटर हो गए हैं, तो यहाँ पे इस मैग्नेटिक फील्ड ने इसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड किया। जब सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड किया तो हमारे पास एम वी स्क्वायर क्यू वी बी के बराबर आ जाएगा। इसी से आप वेलोसिटी की वैल्यू एक तो कैंसिल हो जाएगी और दूसरी के आप कैलकुलेट करके इक्वेशंस 1 और 2 आपस में कंपेयर करके आपके पास यहाँ पे एक इक्वेशन आएगा, m इक्वल टू आर स्क्वायर बी स्क्वायर क्यू डिवाइडेड बाई 2v। इस इक्वेशन से अगर आप r की वैल्यू निकालें, सही है, तो आपके पास ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे 338 पेज पे एक इक्वेशन आएगा, r इक्वल टू अंडर रूट 2, ये कैपिटल V वेलोसिटी नहीं, यहाँ चाहिए वोल्टेज है, m डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर क्यू। इक्वेशन 20.1 में अगर वोल्टेज, मास और फील्ड हम कांस्टेंट रखें तो रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट मास। तो जब आपको मास का पता चल जाएगा तो यहाँ पे आप लोगों को मास स्पेक्ट्रोग्राफ के अंदर जो है डिफरेंट सर्कल्स यहाँ पे नज़र आ रहे हैं ना, सेमी सर्कल्स, तो हर एक का रेडियस दूसरे से डिफरेंट है। जब रेडियस डिफरेंट है तो मास अल्टीमेटली डिफरेंट होगा। तो एक एलिमेंट के आयंस के आपने आइसोटोप्स मास स्पेक्ट्रोग्राफ के थ्रू मालूम किए। तो बच्चे ये तो आप लोगों का टॉपिक हो गया कि इसी मास स्पेक्ट्रोग्राफ के ज़रिए आपने किया आपने डिफरेंट आइसोटोप्स आप अलग अलग कर दिए हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा एक छोटा सा टॉपिक है जो कि है न्यूक्लियर मास। अब देखिए बच्चे, हम यहाँ पे इस टॉपिक का मतलब ये है कि न्यूक्लियस के मास को हम किस यूनिट में मेजर करते हैं। तो वैसे तो मास को एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट में हम किलोग्राम में मेजर करते हैं ना, फिर ग्राम में, फिर माइक्रोग्राम और मिलीग्राम एंड सो ऑन। लेकिन जब आप न्यूक्लियस पे जाती है तो न्यूक्लियस का मास तो बहुत बड़े पार्टिकल्स की निस्बत से बहुत कम मास होता है। तो इसी मास को फिर आप एक अलग सिस्टम ऑफ यूनिट्स में मेजर करते हैं जो कि वो न्यूक्लियर मासेस के लिए सिर्फ यूज़ होता है और उसको यूनिफाइड मास सिस्टम कहा जाता है या यूनिफाइड मास यूनिट भी कहा जाता है। तो यहाँ पे न्यूक्लियर मासेस का मेजरमेंट ऐसा है कि एक यूनिफाइड मास एटॉमिक मास स्केल इसके लिए यूज़ किया जाता है। अब इस यूनिफाइड मास स्केल में हम क्या चीज़ यानी इस स्केल में हमारे पास कोई यूनिट होना चाहिए, यानी कोई बेसिक यूनिट होना चाहिए, जिस बेसिक यूनिट को फिर हम क्या करें
उसको फिर आगे हम कंपैरिजन के तौर पे यूज़ करती जाए। तो इस स्केल में हम 1 एटॉमिक मास यूनिट को, यानी जिस तरह आप 1 किलोग्राम लेती है ना तो उसके लिए कोई स्टैंडर्ड होता है ना, या 1 मीटर लेती है उसका कोई स्टैंडर्ड होता है ना, इस तरह यहाँ पे न्यूक्लियर मासेस मेजर करने के लिए 1 यूनिट कितने के बराबर होगा, फिर उसमें हम मल्टीप्लिकेशन करती जाएंगे और डिफरेंट मासेस कैलकुलेट करते जाएंगे। तो यहाँ पे 1 एटॉमिक मास यूनिट या 1 यूनिट जो है ये किसके बराबर है, इट इज एग्जैक्टली इज द मास ऑफ 12th पार्ट ऑफ कार्बन मास। कार्बन का जो मास है इट इज इक्वल टू कार्बन 12 है, ठीक है, 12 यूनिट्स है। तो अब 1/12 मास यानी कि कार्बन की 1 यूनिट के बराबर होगा। अब कार्बन का 1 यूनिट कितने के बराबर हो जाएगा, कार्बन में कितने यूनिट्स है, 12 है, तो 1 यूनिट कितने के बराबर होगा, 1/12 के बराबर होगा ना, यानी टोटल मास ऑफ कार्बन डिवाइडेड बाय 12 जो है ये आपके पास 1 यूनिट के बराबर होगा। अब बच्चे क्वेश्चन ये अराइज होता है कि हम कार्बन के को क्यों लेते हैं, कोई दूसरा एलिमेंट क्यों नहीं लेते। कार्बन को इसलिए लिया गया है कि कार्बन का मास एग्जैक्ट 12 यूनिट है। बाकी एलिमेंट्स के मास में जो है हमारे पास पॉइंट के बाद, यानी जिस तरह न्यूट्रॉन को देखो 1.0078, यानी पॉइंट्स की से डेसिमल पॉइंट के बाद भी वैल्यू है, और ये राउंड फिगर में हमारे पास 12 यूनिट है। साइंटिस्ट ने कार्बन को बतौर कंपैरिजन यूनिफाइड मास यूनिट के लिए यूज़ किया हुआ है। तो 1 यूनिट होगा मास ऑफ 1 कार्बन एटम डिवाइडेड बाय 12। अब यूनिफाइड मास यूनिट में मास को किलोग्राम से यूनिट में कैसे कन्वर्ट किया जाएगा, यानी यूनिफाइड मास यूनिट में कैसे कन्वर्ट किया जाएगा। तो देखिए बच्चे, हमारे पास जब 1 किलोग्राम मोल ऑफ सब्सटेंस हम लेते हैं ना, तो उसमें एवोगाड्रो नंबर होते हैं ना। एवोगाड्रोज नंबर आपके पास है 0.6023 × 10⁻26 नंबर ऑफ एटम्स कार्बन 12 में होंगे, और ये नंबर ऑफ एटम्स आपके पास बराबर है 12 किलोग्राम के। तो मास ऑफ 1 कार्बन एटम कितने के बराबर होगा, 12 डिवाइडेड बाय दैट वैल्यू, एंड मास ऑफ 1/12 ऑफ, क्योंकि हमें तो 1/12 ऑफ कार्बन एटम यानी 1 यूनिट का मास हमें मालूम होना चाहिए। तो आप इस वैल्यू को डिवाइड करेंगे 12 पे, आपके पास ये जवाब आएगा 20.2 सॉरी 1 यूनिट इक्वल टू 1.66 × 10⁻⁻27 किलोग्राम। अब किलोग्राम में तो जवाब आ गया। अब आप आसानी से किलोग्राम से यूनिट में कन्वर्जन कर सकती हैं और यूनिट से किलोग्राम में कन्वर्जन कर सकती हैं। मींस कि आपके पास 1 यूनिट जो है यूनिफाइड मास स्केल में 1 यूनिट इतने मच किलोग्राम के बराबर होगा। अब अगर हम एटॉमिक लेवल पे देख ली तो हम मास को, न्यूक्लियस के अंदर मास को कन्वर्ट किया जाता है एनर्जी में, एनर्जी कन्वर्ट होती है मास में। तो जब मास कन्वर्ट हो जाता है एनर्जी में, तो फिर आप एनर्जी को जॉल में नहीं लेंगी बल्कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लेंगी। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्जन के लिए आप क्या करेगी कि आइंस्टाइन मास एनर्जी इक्वेशन अप्लाई करेंगी, जिसमें मास जो है वो हमारे पास यूनिफाइड मास यूनिट की वैल्यू लगाई जाएगी और सी स्क्वायर हो जाएगा। अब 1 यूनिट कितने के बराबर है, इधर आपने कैलकुलेट किया कि 1 यूनिट हमारे पास है 1.94, इसी से आप कैलकुलेट करेंगे तो जवाब आपके पास आएगा। अब हम क्या करेंगे कि 1 यूनिट को आप जॉल में कैसे कन्वर्ट करेगी, मैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आपने पढ़ा है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू दिस मच अमाउंट ऑफ जॉल, तो 1 जॉल इतने के बराबर हो जाएगा। उसी इक्वेशन में आप जॉल की जगह ये वैल्यू पुट करेगी। यहाँ पे जॉल है, इधर भी जॉल होगा, ये बहुत ऊपर नीचे जॉल जॉल कैंसिल हो जाएंगे और आपके पास लास्ट में ये जवाब आ जाएगा 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, विच इज इक्वेशन नंबर 20.4, एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ द कन्वर्जन ऑफ मास एंड एनर्जी। आपने 1 यूनिट को मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रिप्रेजेंट किया। नीचे टेबल में डिफरेंट वैल्यूज दी गए हैं कि इसको आप यूनिफाइड मास यूनिट में कैसे लिखेंगे। तो बच्चे, आप लोग इस लेक्चर को गौर से वॉच आउट करें, जहाँ पे आप लोगों को कोई डिफ़िकल्टी हो तो उसका फिर आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। थैंक यू।